बाद हम लोग अपनी जो क्लास है उसको हम लोग शुरू करें। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हम लोग एक अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो हमारा है यूनिट फर्स्ट के हवाले से, या हम लोग कह सकते हैं यूनिट प्रथम, या हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से कि यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में जो पहली यूनिट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो पहली यूनिट है या कह सकते हैं प्रथम यूनिट है वो हमारी आती है टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड की ये है हमारी पहली यूनिट, टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता या हम लोग कह सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें जो है वो यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में जो है वो आपके लिए 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, जो एग्जाम के हवाले से सभी को क्या होते हैं, पढ़ने होते हैं। या हम लोग कह सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का ये क्या होता है, सिलेबस होता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पाठ्यक्रम। वो क्या होता है, 6 पॉइंटों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है या उसे डिवाइड किया गया है। अभी जो 6 पॉइंट्स दिए गए हैं या ये जो 6 आपको बिंदु दिए गए हैं उस पर जो है वो हमें बात करनी है आज की क्लास में। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस की या हम लोग बात करें पाठ्यक्रम की, और पाठ्यक्रम किसका, टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास, या हम लोग कह सकते हैं इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है टीचिंग। कि टीचिंग क्या होती है, टीचिंग कैसे करनी होती है और टीचिंग के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट दिया गया है टीचिंग, उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों को कवर करना है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास टीचिंग का कॉन्सेप्ट। कि टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या होगा, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अवधारणाएं। ठीक है, इसे हम लोग आराम से कवर करेंगे। पहला होता है कॉन्सेप्ट, जिसे हम लोग कहते हैं अवधारणाएं, कि शिक्षा के माध्यम से या शिक्षा के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद इसका आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को हम लोग कहते हैं शिक्षा के उद्देश्य, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो ठीक उसी तरीके से ही शिक्षा का भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है, चाहे हम उसका बिहेवियर चेंज कर लें या हम उसे कह सकते हैं इंक्रीज ऑफ नॉलेज कह लें। तो ये क्या होते हैं, शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। और शिक्षा के उद्देश्य पाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लेवल ऑफ टीचिंग होना चाहिए। कि उद्देश्य पाने के लिए हमें किन किन लेवल से होकर गुजरना है, तो इसे हम लोग कहते हैं लेवल ऑफ टीचिंग। जो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के लेवल होते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं शिक्षण के स्तर। शिक्षण के स्तर, और वो कौन तीन तीन है, या वो कौन से 3 हैं, तो आपको पता होगा, जिसे हम लोग कहते हैं मेमोरी लेवल। इसके बाद दूसरा आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। और तीसरा आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। अगर हम इसकी बात करें हिंदी में तो इसे कहते हैं स्मरण। अंडरस्टैंडिंग को हम लोग कह सकते हैं समझ, और रिफ्लेक्टिव को कहते हैं हम लोग विचारात्मक, विचारात्मक। तो ये 3 लेवल होते हैं शिक्षण के स्तर के, या लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो हमें पढ़ने हैं इसमें, पॉइंट ऑफ वन में, यानी कि टीचिंग में। इसके बाद आती है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं मूल अपेक्षाएं, यानी कि कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें टीचिंग के हवाले से या टीचिंग के पश मंजर में पढ़नी है। तो ये पहला पॉइंट हुआ जिसमें हमें इन 4 टॉपिक्स को कवर करना है, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट, लेवल ऑफ टीचिंग और बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण के स्तर और मूल अपेक्षा। तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स,
लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में शिक्षार्थी की विशेषताएं, जिसे हम लोग कहते हैं शिक्षार्थी की विशेषताएं। ये हमारा क्या है, पॉइंट नंबर 2 है टीचिंग एप्टीट्यूड में। अब इसमें हमें किन किन टॉपिक्स को कवर करना है या कौन कौन से हमें पढ़ने हैं वो हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है शिक्षार्थी की व्यवस्था या शिक्षार्थी की अवस्था, जिसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है हमारी किशोर, जिसे हम लोग कहते हैं एडोलसेंट। ये हमारी होती है एक तरीके से किशोर अवस्था, या किशोर भी हम लोग इसे कह सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास अडल्ट लर्निंग या अडल्ट लर्निंग। ये अडल्ट लर्नर्स जो होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, एक तरीके से वयस्क विद्यार्थी होते हैं या शिक्षार्थी होते हैं। इसके बाद एडल्ट्स के बाद हमारे पास आती है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, क्योंकि जो वयस्क होता है उसकी बहुत सारी क्या होती हैं, चीजें होती हैं। जैसे उसकी हम लोग बात करते हैं उसके एकेडमिक की, कि उसका एकेडमिक कैसा होगा। एकेडमिक को हम लोग हिंदी में कहते हैं एक तरीके से उसकी शैक्षिक जिंदगी। शिक्षित के बाद, एकेडमिक के बाद हम लोग उसकी बात करते हैं उसकी सामाजिक, यानी कि सोशल लाइफ, तो उसे हम लोग कहते हैं सामाजिक जीवन। इसके बाद कुछ बच्चे जो क्या होते हैं वो इमोशनल होते हैं, तो उसको भी हम लोग इसमें ऐड करते हैं। और इमोशनल का अर्थ होता है भावनात्मक, या कह सकते हैं हम लोग भावात्मक। और इसके बाद चौथा और लास्ट आता है हमारे पास, जो इम्पोर्टेंट भी होता है, उसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कॉग्निटिव। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और एग्जाम में यहाँ से भी जो है वो आप लोगों से सवाल बनते हैं। कॉग्निटिव ये होता है हमारा बच्चे का बौद्धिक स्तर। ये क्या है, ये हमारे सारे एडल्ट लर्नर में आते हैं, चाहे उसकी एकेडमिक की बात की जाए, उसके सोशल की बात की जाए, उसके इमोशनल की बात की जाए, और उसके कॉग्निटिव की या बौद्धिक स्तर की बात की जाए। ये हमारा दूसरे पॉइंट में आएगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 में जो तीसरा है वो भी बहुत अहम है, और बच्चों को इस बारे में बहुत कम पता होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एक तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, आकार में, फिजिकल में, बौद्धिक स्तर में या थिंकिंग में नहीं हो सकते। चाहे वो दो बच्चे क्या हो, जुड़वा ही क्यों ना हो, उनके सोचने की, समझने की, पसंद की, नापसंद की क्या होंगी, चीजें अलग अलग होंगी। अगर हम बात करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत व्यक्तिगत भिन्नताएं। और उसको समझने के लिए सबसे अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, कोई भी जुड़वा बच्चों को ले लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों बच्चों के खान पीन, रहन सहन, सोच समझ, पढ़ने का तरीका, खेलने का तरीका क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसलिए कहा गया है कि कोई भी बच्चा एक दूसरे के समान नहीं है, बल्कि दोनों बच्चों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोनों की अपनी अपनी क्या होती है, इंडिविजुअल थिंकिंग होती है। तो ये हमें पढ़ना है शिक्षार्थी की विशेषताएं में, पॉइंट नंबर 2 में, जिसे हम लोग कहते हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारा पॉइंट 2 हुआ। इसके बाद पॉइंट 3 चलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से फैक्टर फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर रिलेटेड टू टीचर। ये क्या है, हमारा तीसरा पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर। अगर हम लोग इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है शिक्षण प्रभावक तत्व। यानी कि टीचिंग के लिए टीचर्स को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, या टीचर को अपना शिक्षण प्रभावी बनाने के लिए किस किस चीज़ों की या किन किन इंस्ट्रूमेंट की क्या होगी, ज़रूरत होगी। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा कि टीचर एक क्या होना चाहिए, लर्नर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमें किसकी ज़रूरत होती है, एक शिक्षक की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो उसमें आता है हमारा लर्नर। लर्नर के बाद आता है हमारे पास सपोर्ट मटेरियल।
क्या आता है? सपोर्ट मटेरियल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे किताब हुआ, बोर्ड हुआ, ये सारी चीजें सहायक सामग्री आती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट होता है हमारा इसी में इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज। इंस्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, जिसे हम लोग कहते हैं संस्थागत सुविधाएं, यानी कि जो आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए सुविधाएं चाहिए। क्लासरूम हो गया, ठीक है, फैन हो गए, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, वो सारी किसमें आ जाएंगी? संस्थागत सुविधाएं में आ जाएंगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 जो इसी में आता है, और वो आता है हमारे पास इन्वायरमेंट, ये हम लोग कह सकते हैं लर्निंग इन्वायरमेंट। लर्निंग इन्वायरमेंट, जिसका मतलब होता है शैक्षिक वातावरण, यानी कि पढ़ने के लिए हमें एक क्लासरूम चाहिए, उस तरीके का माहौल चाहिए, तभी हम लोग क्या होंगे? पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आप लोगों को ये पॉइंट नंबर 3 में ये सारी चीजें कवर करनी है टीचिंग एप्टीट्यूड के हवाले से। लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्चरल फैसिलिटीज या लर्नर इन्वायरमेंट, जिसे हम लोग शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं और शैक्षिक वातावरण भी कहते हैं। ये पॉइंट नंबर 3 हुआ। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 4 टीचिंग एप्टीट्यूड में, जो हमारा होता है मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। मेथड ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग के प्रकार इन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि टीचिंग मेथड के जरिए आप किसी संस्था में हायर एजुकेशन कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में बात की गई है। इसको हम अगर हिंदी में बताएं तो हिंदी में है इसका उच्च अधिगम, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति। ये क्या है? इसका हिंदी रूपांतरण है, या इसका हिंदी में बात है। मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति। उसे हम लोग अब कैसे करते हैं वो हम लोग इसमें देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है टीचर सेंटर। टीचर सेंटर्ड, यानी कि जो पद्धति होगी स्कूल में या कॉलेजेस में, वो क्या है? पहली है टीचर सेंटर्ड, यानी कि जो भी पढ़ाया जाएगा वो टीचर को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाया जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं एक तरीके से अध्यापक केंद्रित। यानी कि जो भी एक्टिविटीज होगी, जो भी सिलेबस होगा, वो टीचर सेंटर्ड होगा, यानी कि अध्यापक को केंद्र में रख के क्या होगा? वो बनाया जाएगा। लेकिन इसी का दूसरा पार्ट होता है, या इसी का ही जो अहम टॉपिक होता है वो होता है लर्नर सेंटर, जो सबसे अहम है और सबसे इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि आज की जो शिक्षा पद्धति है वो विद्यार्थी के केंद्र में रख के बनाई जाती है, और आज के ज़माने में या आज के दौर में जो टीचर और लर्नर सेंटर है, उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी लर्नर सेंटर्ड। लर्नर कौन है? आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग क्लास ले रहे हैं, तो आपके मद्देनजर रखते हुए ही क्या बनाया जाता है? टीचिंग की परफॉर्मा, टीचिंग की पॉलिसीज, टीचिंग के लिए किताब, सब कुछ बच्चों को सोच समझ के क्या होती है? चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इसीलिए कुछ भी होगा तो वो लर्नर सेंटर ही होगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा सेंटर्ड सबसे अच्छा है, तो लर्नर सेंटर पद्धति जो है वो क्या है? सबसे अच्छी जो है वो मानी जाती है। इसके अलावा अब ये तो हो गया कि चलो भाई बच्चों को जो है वो केंद्रित करके तालीम दी जाए, लेकिन अब ये आ जाता है कि उनको दी कैसे जाए। तो उसमें हम लोग कैसे जा सकते हैं? ऑफलाइन जा सकते हैं, क्योंकि भाई बच्चों को पहले क्या होता था? ऑफलाइन पढ़ाया जाता था। लेकिन आज के इंटरनेट वाले युग में तालीम क्या हो गई है? ऑनलाइन हो गई है। ऑफलाइन भी आ गई है और ऑनलाइन भी आ गई है। तो अब मुझे बताइए, ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर है या ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है? ऑफलाइन और ऑनलाइन, ठीक। भाई आप लर्नर हैं, आपको ऑफलाइन में ज्यादा मजा आता है
या ऑनलाइन में ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लगता है? हालाँकि ऑनलाइन जो है वो एक क्रांति के तौर पे जो है वो आज के ज़माने में क्या हुई है, इस्तेमाल हुई है। अगर एज़ अ टीचर होने के नाते आप लोग मेरा पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं या मुझसे आप लोग अपनी राय पूछना चाहते हैं, हालाँकि आप लोगों ने जवाब दे दिए हैं, ऑफ़लाइन का आया है। लेकिन ऑफ़लाइन के ज़रिए या ऑफ़लाइन के माध्यम से एजुकेशन हासिल करना ज़्यादा महँगा है, बशर्ते कि ऑनलाइन में। अब आप देखिए ऑनलाइन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि आप इसमें जो है वो पैसे बहुत कम खर्च होते हैं। दूसरा, इसमें आपको यात्रा नहीं करनी पड़ती कि 1 घंटे की क्लास लेने के लिए आपको 1 घंटे का ट्रैवल करना होगा। इसके बाद आपको जो क्लास है वो क्या मिलेगी? रिकॉर्ड मिलेगी। आपको इसे बाद में भी दे सकते हैं। जबकि ऑफ़लाइन में क्लास एक बार छूट गई तो छूट गई। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, दुर्घटना होने के चांसेस कम होते हैं। वैसे अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें क्या होती है, चीज़ें ज़्यादा अहम है। इसके अलावा यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में तो कोई ऐसा लिमिट नहीं होता, कितने भी जुड़ सकते हैं, जबकि ऑफलाइन में हमें एक कमरे में जो है वो रख दिया जाता है। 1 मिनट रुकेगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप लोग ऑनलाइन को भी हम लोग उसकी तरफ को बता सकते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं क्वालिटी की और क्वांटिटेटिव की, तो क्वालिटी हमें ऑफलाइन में ही मिलती है। क्वालिटी का मतलब होता है, जब हम लोग शिक्षा की गुणवत्ता को जाँचते हैं, तो वो ऑफलाइन ही बेहतर है। ऑनलाइन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन जो गुणवत्ता आती है, चाहे वो मात्रात्मक आए, चाहे वो गुणात्मक आए, यानी कि चाहे वो क्वालिटी में आए, चाहे वो क्वांटिटी में आए, वो ऑफलाइन में ही आती है। इसीलिए ऑफलाइन तालीम जो है वो ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चा कोई शरारत करता है, तो उसको वहीं पर क्या मिल जाती है, उसको वहीं पर सज़ा मिल जाती है। क्लासरूम में देखा होगा, मुर्गा बना देते हैं, हाथ ऊपर खड़े करवा देते हैं, क्लास से बाहर निकाल देते हैं। ऑफलाइन में ये सब होता है, जबकि ऑनलाइन में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ऑफलाइन जो है वो गुणवत्ता के एतबार से बहुत बढ़िया है, लेकिन ऑनलाइन भी जो है वो उसके पश मंज़र में ज़्यादा कम नहीं है, बल्कि वो उसका बहुत अच्छा यूटिलाइज़ है। अब अगर मान के चलिए ऑफलाइन क्लास आपको लेनी है, तो उसके लिए एक पूरी प्रॉपर जगह होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेफ होना चाहिए, बच्चों के लिए एसी, पंखा, पानी, वॉशरूम, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जबकि ऑनलाइन में क्या है कि टीचर्स कहीं बाहर से बैठ के, आप अपने घर में आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। ना कहीं बाहर जाना है, नहीं कहीं दूर ट्रैवल करना है, खाने-पीना भी आपको अवेलेबल रहेगा। तो अगर हम दोनों चीज़ों को कंपैरिज़न करें, तो ऑनलाइन क्लास जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है। और फिर आपको डाउट रहे, तो आप लोग उसे वीडियोज़ में देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो ये क्या हो गई हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस हो गई, किसमें, पॉइंट नंबर 4 में, जिसे हम लोग कहते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है। अब ये जो ऑनलाइन है, इसी में जो है वो सरकार ने काफ़ी सारे काम किए हैं। काम क्या किए हैं, जिसमें हमें ऑनलाइन जो है वो मेथड बताए हैं, ऑनलाइन मेथड्स बताए हैं, जिसमें कौन सा आता है हमारे पास, सबसे पहला आता है स्वायाम। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि स्वायाम क्या है, कैसे काम करता है, कब लॉन्च हुआ है, कितने कोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ ये अवेलेबल होता है, इस तरीके से। इसके बाद स्वायाम प्रभा, स्वायाम प्रभा, ये भी क्या है, इसका ही पार्ट है ऑनलाइन मेथड का। इसके अलावा मॉक्स है, एम
OOCS मॉक्स, इसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी है। ये भी क्या होता है, ये भी ऑनलाइन कोर्स होता है जो गवर्नमेंट के जरिए कराया जाता है। अगर हम लोग इसे हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं स्वयं प्रभा, और मूक्स को मूक्स ही कहते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आ गई, हमारी ऑनलाइन मेथड में आ गई, यानी कि उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट नंबर 4 में इन सारी चीजों को कवर करेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास पॉइंट नंबर 5, 4 के बाद 5 आता है, जिसे हम लोग कहते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ठीक है भाई, ऑफलाइन में क्या होता है, किताबें होती हैं, बोर्ड होता है, चौक होती है, डस्टर होती है, चौक एंड डस्टर होता है। ठीक है, ये क्या है, सारे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है। कोई मैप होता है, ग्लोब होता है, इस तरीके से। लेकिन जब हम लोग इसे ऑनलाइन में लेके चले जाते हैं तो ऑनलाइन में हमारे पास नेट होना चाहिए, मोबाइल, टैब, ये सारी चीज़ें उसमें क्या होनी चाहिए। तो इसीलिए जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है उसमें हमें 3 चीज़ों पे खास तौर पे ध्यान रखना होता है। सबसे पहला आता है हमारे पास ट्रेडिशनल 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 को हम लोग कहते हैं एक तरीके से परंपरागत। परंपरागत यानी कि जो कदीम जमाने से, जो पुराने जमाने में बात चली आ रही है। जैसे पहले हम लोगों ने हायर एजुकेशन में पढ़ा था गुरुकुल में, तो गुरुकुल में क्या था, एक टीचर और एक बच्चे के बीच में क्या होता था, संवाद होता था। अब वो संवाद किसका होता था, वेद का होता था, उपनिषद का होता था, इस तरीके से और तमाम ग्रंथों का होता था। तो वो जो पढ़ाने का तरीका था वो था हमारा क्या, ट्रेडिशन। इसके बाद हम लोग मॉडर्न में आए, तो मॉडर्न में आने के बाद हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो है वो आधुनिक तौर पे क्या की, उसको सीखी। कंप्यूटर आया, उसके अलावा हमने पढ़ने के तरीके के लिए सिलेबस को देखा, क्योंकि पहले सिलेबस तो होता नहीं था, पहले हम मोक्ष की प्राप्ति करते थे। उसके बाद हमने सिलेबस को देखा, कैरिकुलम को उसमें ऐड किया, तो ये किस में आ गया, मॉडर्न में आ गया। इसके अलावा भी एक कैटेगरी है जो आपके लिए अलग से भी दी गई है और आप लोग यहाँ पर भी पढ़ते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आईसीटी। आईसीटी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम या टीचिंग सिस्टम भी कहते हैं। आईसीटी आईसीटी से मुराद होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो इसी माध्यम पे कर रहे हैं, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। यानी कि आईसीटी बेस्ड पे जैसे हम लोग टैब होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, उस तरीके से भी टीचर को क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। तो ये हो गई हमारी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जो आता है हमारा ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड। इसके बाद आता है 6, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सारी चीज़ों करने के बाद हम एक ही चीज़ पे आते हैं और वो होता है हमारा एवोल्यूशन एवोल्यूशन सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं एक तरीके से मूल्यांकन पद्धति या मूल्यांकन प्रणालियाँ। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब बच्चों को सारी चीज़ें सिखा दी जाती है तो बच्चों को क्या लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है अलग अलग तरीके से, तो उसे हम लोग कहते हैं एवोल्यूशन या मूल्यांकन। अब ये किस तरीके से होता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें अपनाई जाती है, वो सारी चीज़ें हमें जो है वो पॉइंट नंबर 6 में कवर करनी है। जिसमें पहला आता है एलिमेंट्स एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन करने के प्रकार और उसके माध्यम। जैसे हम लोग कहते हैं हिंदी में मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, ये हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में जो चीज़ें इंक्लूड हैं वो हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस को पहले रटना या उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मूल्यांकन के तत्व और प्रकार आ गए। इसके बाद आ जाएगा एवोल्यूशन इन, मैंने आपको बताया था CBCS CBCS इन हायर एजुकेशन। बताइए CBCS की फुल फॉर्म क्या है, मैंने आपको पहले बता रखी है।
यानी कि मूल्यांकन करने के लिए सीबीसीएस का कैसे इस्तेमाल होता है, मैंने आपको हायर एजुकेशन में बताया था। फुल फॉर्म बता दीजिए, इसका क्या काम है वो हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिएगा अगर किसी को नहीं पता है या कोई बच्चा भूल गया है। तो मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। ये इसका हिंदी में नाम है, अगर हिंदी में आ जाए तो आप लोग हिंदी में भी बता सकते हैं, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। ये क्या होता है, ये एक तरीके से अलग बच्चों को जो है वो सब्जेक्ट दिया जाता है। ठीक है, और उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव के तरीके से भी क्या कर सकते हैं, उसको जांच सकते हैं, किसमें, हायर एजुकेशन। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2 6 वाले में। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो आप लोगों का यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। यही होती है ना आपकी सीबीटी, जिसे हम लोग कहते हैं, ये सीबीटी की फुल फॉर्म है। तो उसके जरिए भी हम लोग क्या करते हैं, आपका एवोल्यूशन करते हैं। ये भी क्या है, एक मूल्यांकन प्रणाली है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कंप्यूटर आधारित प्रणाली। ठीक, ये सीबीटी बेस पे भी हम लोग इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं बच्चों का टेस्टिंग के लिए। इसके बाद हम लोग कुछ नए नए जो है वो बच्चों के लिए जांचने के लिए अलग अलग चीज़ें लाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं क्विज ले आते हैं, टेस्ट ले आते हैं, इंटरव्यूज लेकर आ जाते हैं। तो वो भी किस में आते हैं, एवोल्यूशन सिस्टम में आते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इनोवेशंस और इन एवोल्यूशन सिस्टम। ठीक है, यानी कि इसे हम लोग कह सकते हैं मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। यानी कि मूल्यांकन के नए नए प्रकार भी हम लोग इसमें क्या सकते हैं, ला सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, 6 पॉइंट्स हो गए। और इस वाली यूनिट में यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें इन्हीं सारी चीज़ों पे कवर करना है। कुछ बच्चे बाद में जुड़े हैं, इसलिए मैं एक बार इन्हें क्या कर देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए जो हम लोगों ने कवर की। पहला पॉइंट जो है वो है हमारा टीचिंग का। टीचिंग में हमें जो पॉइंट्स पढ़ने हैं वो हमें पढ़ने हैं कॉन्सेप्ट, यानी कि टीचर की टीचिंग की अवधारणाएं, उसके उद्देश्य, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, उन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए हमें किस लेवल पे जाना होता है। तो 3 लेवल होती हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसे हम लोग स्मरण, समझ और विचारात्मक कहते हैं। इसके बाद कुछ और बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं टीचिंग की, जिसे हम लोग कहते हैं मूल अपेक्षाएं। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि शिक्षार्थी की विशेषताएं कौन कौन सी है। जैसे सबसे पहला आता है, वैसे तो बाल व्यवस्था आती है, लेकिन बाल व्यवस्था भी आपको इसी में पढ़ाई दी जाती है, किशोर अवस्था में, एडोलसेंट जैसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास एडल्ट लर्नर, और एडल्ट लर्नर में हमें उसके एकेडमिक, उसके सोशल, उसके इमोशनल और उसके कॉग्निटिव स्तर पर क्या करनी होती है, हमें उसे पढ़ाना होता है, जिसे हम लोग शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक स्तर की बात करते हैं। इसी के अलावा तीसरा आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं। यानी कि दो बच्चे कभी भी समान नहीं हो सकते, उनमें सोचने की, समझने की सारी चीजें क्या होंगी, अलग अलग होती हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं उसे बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताएं, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसके बाद तीसरा था फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, यानी कि शिक्षण प्रभावक तत्व के शिक्षण को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है। तो उसमें हमें सबसे पहले एक लर्नर की ज़रूरत है। लर्नर के साथ हमें उसका सपोर्ट मटेरियल होना चाहिए, किताबें और भी सारी चीज़ें, जिसे हम लोग कहते हैं सहायक सामग्री। इसके बाद उसके लिए एक संस्थागत सुविधाएं होनी चाहिए,
इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होनी चाहिए और वातावरण होना चाहिए, शैक्षिक वातावरण, जिसे हम लोग कहते हैं लर्निंग एनवायरनमेंट। इसके बाद चौथा आता है हमारे पास मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च अधिगम संस्थानों में शिक्षण की पद्धति कैसे होती है। तो पहले अध्यापक केंद्रित थी, जिसे हम लोग कहते हैं टीचर सेंटर्ड। उसके बाद आई लर्नर सेंटर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे हम लोग कहते हैं शिक्षार्थी केंद्रित। इसके बाद उसे हम लोग कैसे प्रोवाइड कराते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन कराते हैं। और ऑफलाइन और ऑनलाइन के क्या हैं, अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग उसके क्या हैं फायदे और नुकसान हैं। लेकिन ऑनलाइन मेथड में ज़्यादा चीज़ें जो है वो हमें करनी है, जिसमें हमारा आ जाता है स्वयं, स्वयं प्रभा और मुक्स। स्वयं, स्वयं प्रभा और मुक्स, हम लोग इसके क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जिसे हमें पढ़नी भी है। इनका आगाज कब हुआ, इसमें कौन कौन से पार्ट आए, कब इन्हें लॉन्च की गई, ये सारी चीज़ें। इसके बाद पांचवा आता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल, यानी कि जो पुराने ज़माने में परंपरागत शिक्षा थी उसके बारे में। मॉडर्न यानी कि आधुनिक, थोड़ी सी चीज़ें बदली हैं, अपडेट हुई हैं उसके बारे में। और फिर आईसीटी बेस्ड, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है आने वाले क्लासेस में। इसके बाद लास्ट है और छठा है मूल्यांकन, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं एवोल्यूशन सिस्टम, जिसमें हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स की, यानी कि कौन कौन से एलिमेंट से हम लोग उसको मूल्यांकन कर सकते हैं, कितनी तरह से हम लोग कर सकते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ मूल्यांकन। इसमें हमारा CBCS ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। और इसके बाद आता है CBT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड प्रणाली। और इसके बाद नवाचार, यानी कि मूल्यांकन के लिए पद्धतियों में नए नए आविष्कार या नए नए तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये 6 टॉपिक हैं जो हमें शिक्षण अभी क्षमता में पढ़ रहे हैं। यह हम लोग कहते हैं उसे टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है वो हमें क्या करना है, कवर करना है। ठीक, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे हम लोग कहते हैं शिक्षण अभिक्षमता। ठीक है, तो यही हमारा पहला टॉपिक है या यही हमारी पहली बात है, शिक्षण एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिक्षमता। क्योंकि हमने पहले ही बात की थी किसकी, टीचिंग की, और टीचिंग में क्या था, पहला कॉन्सेप्ट ही था। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग कहते हैं टीचिंग की जो अवधारणाएं हैं वो क्या क्या है, उस बारे में हमें क्या डालनी है, रोशनी डालनी है। तो सबसे पहले जो शब्द है या जो वर्ड है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसका मतलब ही क्या है, पहले तो ये सोचना हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका मतलब क्या है और इसको हम लोग पढ़ते क्यों। टीचिंग का मतलब आप सभी को पता है, कोई भी काम करना शिक्षण के माध्यम से। और एप्टीट्यूड का मतलब होता है एक तरीके से देखा जाए तो क्षमता। तो ये हो गई शिक्षण क्षमता, यानी कि हम लोग अगर इसे बात करें तो कह सकते हैं एबिलिटी टू लर्न, यानी कि किसी विद्यार्थी में शिक्षण करने की योग्यता होनी चाहिए। शिक्षण करने की योग्यता, ये होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब, कि शिक्षण करने की योग्यता जिसके अंदर है वो क्या बन सकता है, वो टीचर बन सकता है। आप लोग आने वाले वक्त में क्या बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो काम है वो सिर्फ एक ही काम रहेगा, और वो है शिक्षण, के बच्चों को शिक्षण कराना। क्या कराना, शिक्षण कराना। अब ये हुआ टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब, कि हम लोग आगे चल के क्या करेंगे, शिक्षण करेंगे, बच्चों को तालीम देंगे, बच्चों को जो है वो क्या करेंगे, उनके बिहेवियर में और उनकी नॉलेज में क्या करेंगे, तब्दीली लाएंगे, चेंज लाएंगे। और इसी के हवाले से जो है वो हमें क्या करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, ताकि बच्चों के अंदर हम लोग क्या कर सकें, काम कर सकें। इसी में एक कोट है या एक परिभाषा है टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर, हालांकि बहुत सारी भी हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक दो लिखवाऊंगा, जिससे आप लोग उससे क्या कर सकें, समझ सकें, और उससे जो है वो आप क्या कर सकें, काम को बना सकें। ठीक, जैसे ये वाला कोट है, एक हिंदी में लिखवा रहा हूँ, याद रहेगा आप लोगों को। शिक्षण एक बहुत ही शिक्षण एक बहुत ही महान व्यवसाय है। शिक्षण एक बहुत ही महान व्यवसाय है जो व्यक्ति के
जो व्यक्ति के चरित्र यानी कि कैरेक्टर, उसकी क्षमता यानी कि उसकी एबिलिटी, और भविष्य और फ्यूचर। शिक्षण एक बहुत ही महान व्यवसाय है जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है, आकार देता है। ये बात किसने कही है शिक्षण के हवाले से? तो ये कही है एपीजे अब्दुल कलाम ने। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने ये बात कही है शिक्षण के हवाले से कि शिक्षण एक बहुत ही महान व्यवसाय है जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। ये बात किसने कही है? एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, तो ये हो गई हमारी शिक्षा के हवाले से या शिक्षण के हवाले से एक परिभाषा जो एग्जाम में आती है। तो जो एग्जाम में आती है, जो इम्पोर्टेंट है, उसी को हम लोग जो है वो क्या करेंगे, बात करेंगे। इसके बाद बात की जाती है शिक्षण का अवधारणा या शिक्षण की अवधारणा। ये क्या बात है जिसे हम लोग एक तरीके से परिभाषित करना चाहते हैं या उसे हम लोग डेफिनेशन के तौर पे पढ़ते हैं कि शिक्षण की अवधारणा क्या है, या हम लोग कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है, यही पहला पॉइंट था जहां हम लोगों ने टीचिंग वाले में बात की थी। तो अगर हम लोग इसकी बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग या शिक्षण की अवधारणा, इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं इस तरीके से कि टीचिंग इज अ कम्युनिकेशन। टीचिंग इज अ कम्युनिकेशन between two or more people. Teaching is a communication between two or more people who influence who influence each other by ideas and learn something learn something in the process of interaction। ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग का मेथड है कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है संवाद या संप्रेषण यानी कि बातचीत। तो टीचिंग इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू, क्योंकि टीचिंग करने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, एक टीचर का और एक बच्चों का या स्टूडेंट का, और उससे ज्यादा भी लोग हो सकते हैं। हो इन्फ्लुएंस ईच अदर, दो एक दूसरे में क्या रहे, काम करते रहे, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते रहे। अगर हम लोग इसी का हिंदी रूपांतरण देखें या हिंदी में बात की जाए तो हम लोग इसे कह सकते हैं शिक्षण में दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच व्यक्तियों के बीच व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान यहाँ पे विचार की जगह आप लोग ज्ञान भी रख सकते हैं। ठीक है, ज्ञान का आदान प्रदान शामिल होता है जो संचार का मतलब कम्युनिकेशन, जो संचार के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और अंतःक्रिया में नई समझ हासिल करते हैं। और अंतःक्रिया यानी कि दो लोगों के बीच की क्रिया, अंतःक्रिया में नई समझ हासिल करते हैं। तो यही बात होती है हमारी किसकी, टीचिंग कॉन्सेप्ट की, या हम लोग कह सकते हैं शिक्षण की अवधारणा की। और ये जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से क्या होती है,
हम दोनों के बीच में क्या है, एक प्रोसेस है, यानी कि ये क्या है, एक प्रक्रिया है, जिसे हम लोग अंत्य क्रिया भी कहते हैं। आपके और मेरे बीच में क्या हो रहा है, ज्ञान का या विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। अब ये शिक्षण किस तरीके से होता है, इस पे भी हम लोग बात करते हैं। पहले ज़माने में क्या था, जब हम लोग कदीम ज़माने में बात की जाए तो ये था हमारा बाइपोलर। क्या था, बाइपोलर। शिक्षण जो है वो एक बाइपोलर था, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ध्रुवी या द्विध्रुवी। ठीक है, बाइपोलर, बाइपोलर या दो ध्रुवी भी कहते हैं या द्विध्रुव भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो लोग होते हैं या दो लोग होते थे, टीचर और स्टूडेंट यानी कि लर्नर। जैसे हम लोगों ने कदीम जमाने में पढ़ा था, एक अध्यापक होता था और एक क्या होता था, शिष्य होता था। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा बाइपोलर मेथड था या बाइपोलर तरीका था शिक्षण करने का। भाई टीचर हुआ और उसके साथ एक शिष्य हुआ। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में किसी पेड़ के नीचे बैठ के गुरु क्या करता था, अपना उपदेश देता था। ना तो कोई सिलेबस था, ना कोई किताब थी, ना कोई स्कूल था। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हम लोगों ने बाइपोलर क्यों माना है या द्वि ध्रुवी क्यों माना है। दो ध्रुवी भी कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें दो लोगों की ही क्या होती है, बात होती है, अध्यापक की और शिक्षक की, अध्यापक की और शिष्य की। इसके बाद थोड़ा सा एडवांस हुए तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ट्राइपोलर। क्या हो गया, ट्राइपोलर, जिसे हम लोग कहते हैं त्रिध्रुवीय। त्रिध्रुवीय, अब इसमें तीन चीजें हो गई। पहला आ गया टीचर, उसके बाद आ गया लर्नर या स्टूडेंट, और फिर क्या आ गया इसमें, हमारा सिलेबस आ गया, सिलेबस आ गया। इसे हम लोग ये ट्रायंगल से भी समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा रहता है लर्नर, यहाँ पे हमारा रहता है टीचर, और यहाँ पर हमारा होता है सिलेबस। तो ये हो गया हमारा ट्राइपोलर सिस्टम या ट्राइपोलर तरीका, जिसे हम लोग शिक्षण में इस्तेमाल करते हैं। तो पहला था हमारा बाइपोलर, दूसरा आ गया हमारा ट्रिपोलर, और इसके बाद तीसरा जो हमारा आता है उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्री। क्या कहते हैं, क्वाड्री। तो क्वाड्री से आप लोग समझ गए होंगे, तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं किसकी, चतुर्भुज की। क्योंकि इसमें एक चीज और जुड़ गई, वो क्या थी, हमारी सोशल इन्वायरमेंट बढ़ गया, जिसे हम लोग कहते हैं स्कूल बढ़ गया। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या था, इस तरीके से ये आ गया, यहाँ पे लर्नर, यहाँ पर टीचर, यहाँ पर सिलेबस, और यहाँ पर स्कूल बढ़ गया, स्कूल इन्वायरमेंट कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वाड्री हो गया, यानी कि चतुर्भुज हो गया टीचिंग के लिहाज से। तो समझ में आया आप लोगों को ये तीनों बातें, बाइपोलर क्या होता है, ट्राइपोलर क्या होता है, और क्वाड्री क्या होता है। ये क्या है, ये शिक्षण करने के एक तरीके से पहले क्या थे, मीनिंग थे। इस तरीके से हम लोग करते थे। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बता सकता है। यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बता सकता है। सब कुछ समझ में आ गया आपको, क्लियर है सारी चीजें, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, इसमें हमारी ये सारी बातें थी कि इस तरीके से हम शिक्षण कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू टीचिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि टीचिंग कॉन्सेप्ट का परिचय। इसका परिचय क्या है, टीचिंग कॉन्सेप्ट का, कि टीचिंग आखिर करते कैसे हैं, या शिक्षण की बात जो है वो हम लोग कैसे करते हैं। इसमें जो है वो अलग अलग टॉपिक होते हैं, इसमें जो है वो अलग अलग जो है बातें की जाती है उसके हवाले से, तो उसी को हम लोग जो है वो बात करते हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टीचिंग कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग कल की क्लास में करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे।
आज की क्लास बस इतनी ही।